बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ गुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के तमाम सियासी हल्का जात के हवाले से कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमने एक डिस्कशन का सिलसिला जो शुरू किया है, उस पर हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के LA 29 हल्का नंबर 3 सिटी मुज़फ़्फ़राबाद पर। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजज़ियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में जी, खुशामदीद। बहुत ये शुक्रिया। बताइए, पहले भी हमने डिफरेंट हल्का जात पर बात की। आज हम हल्का 3 सिटी जो मुज़फ़्फ़राबाद का हल्का है, जिसको एक ख़ुसूसी हैसियत भी हासिल है, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, इस पर बात करेंगे। बताइए इस हल्के की प्रीवियस क्या सिचुएशन थी, फिर हम आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा रज़ा साहब, ये जो हल्का नंबर 3 है LA 29, ये क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद का दारुल-हुकूमत भी है और इसकी जो सियासत होती है, इसके ठीक। असरात जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है उसकी सियासत पर पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे हल्के जो हैं वो यहाँ लगते भी हैं और तमाम मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के जितने भी लोग हैं तो उनका मुज़फ़्फ़राबाद में आना जाना लगा रहता है। और इस वजह से लोग जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो ठीक है। सियासी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और सियासी मामलात को देखते हैं, तो वो जाके उनको अपने इलाकों के अंदर लोगों को भी बताते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं और बाकी चीज़ें भी। और जहाँ तक इस हल्के की हैसियत और अहमियत की बात है, तो ये इतना ख़ास हल्का है कि यहाँ से मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब ने भी आके यहाँ से इलेक्शन लड़ा। ठीक है। उसके अलावा मुमताज़ राठौर साहब ने यहाँ से आके इलेक्शन लड़ा। सरदार अतीक अहमद खान साहब के साहबजादे उस्मान अतीक साहब, उन्होंने भी आके इस हल्के से किस्मत आजमाई करने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन इस मुज़फ़्फ़राबाद शहर ने कभी भी किसी बाहर के आदमी को यहाँ पे कबूल नहीं किया। और यहाँ पे मजे की बात है, राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब भी इलेक्शन लड़े और वो यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से जीत चुके थे जीते लेकिन। हैं इससे कबल। और यहाँ पे अगर हम मुज़फ़्फ़राबाद की सियासत की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे कबाइल का आपको असर रसूख नजर आता है। यहाँ पे गुजर कबीले का जो आपके गोजरा पहले आपने एक बड़ा बात कही, मैं ज़रा उसको क्लियर कर दूं। आपने कहा कि यहाँ से बहुत आम शख्सियात ने इलेक्शन लड़ा और मुज़फ़्फ़राबाद शहर ने उनको कबूल नहीं किया। इसको ज़रा रीडिफाइन कीजिए काइंडली। रज़ा साहब, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ठीक है। मुज़फ़्फ़राबाद शहर ने हमेशा कोशिश ये की है कि इस डिवीजन ई के आदमी के ऊपर इंसार किया जाए। और अगर बाहर से कोई बंदा आके यहाँ इलेक्शन सियासी लड़ता है, तौर पर ये बात कर रहे सियासी हैं तौर ना, पे सियासत सियासी के तौर मैदान में। सियासत के ही मैदान में तो मैं जी किसी तरह हाँ। की बात नहीं करता। बाकी तो मुज़फ़्फ़राबाद शहर के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं, लोग उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। यहाँ के जो कबाइल हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकदारियाँ, मामलात रियासत भर में वो रियासत भर में हैं। और ये मुज़फ़्फ़राबादियों का तो हकीकी मानों में बहुत बड़ा दिल है कि उसने हर जगह के आदमी को अपने अंदर समोया हुआ है। वरना आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं कि जहाँ अगर आपके किसी आदमी को तबादला करके भेज दिया जाए या वो जाने को तैयार नहीं वहाँ पे होता। भर्ती हो जाए, तो वहाँ उसको ठहरने नहीं देते, वहाँ रहने नहीं देते, जाने नहीं देने देते। मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को इस चीज़ का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये बहुत बड़े लोगों का शहर है, ये बहुत मेहमान नवाज लोगों का शहर है, ये मोहब्बत करने वालों का शहर है और ये वो शहर है कि जो आज़ाद कश्मीर में माँ की हैसियत रखता है। कोई शक नहीं इसमें। तो अगर इस मुज़फ़्फ़राबाद में मैं जिक्र कर रहा था, गुजर कबीला है, उनका एक असर रसूख है, तल्लक है, मामलात है और उनका लोगों के साथ बड़ी तल्लकदारी है। यहाँ का गिलानी कबीला जो है वो आज़ाद कश्मीर में एक मुमताज़ हैसियत रखता है। लोग उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने हमेशा लोगों के मसाइल में, लोगों की मुश्किल में, लोगों की परेशानी में उन्होंने अपना कंधा लोगों को दिया है। तो यहाँ का फिर मुज़फ़्फ़राबाद का सबसे बड़ा कबीला जो है वो आवान कबीला है। और अगर आवान कबीले की बात की जाए, तो आवानों ने हमेशा इस शहर के अमन के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। इस शहर में बामी जो भाईचारा है उसको कायम करने के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। यहाँ के सादात हैं और उनका अपना ही एक लेवल है। यहाँ पे मुफ्ती किफ़ायत हुसैन साहब, में अगर उनका जिक्र ना करूँ तो मैं समझता हूँ ज्यादती होगी कि उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद शहर को के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अमन है तो उसके पीछे वो किफ़ायत हुसैन नकवी साहब का मुफ्ती बड़ा किफ़ायत हाथ है। हुसैन मैं नकवी उनको साहब हैं, उसके बाद मुबारकबाद कारी देता हूँ। अब्दुल मालिक साहब, इस तरह और भी जी, दीगर बहुत सारे लोग लोग हैं। हैं। लेकिन मैं जनरली जिन लोगों की बात कर रहा हूँ। और अगर हम इस मुज़फ़्फ़राबाद शहर में इलेक्शन की बात करें, तो यहाँ से हनीफ अवान साहब जो है, बड़ा नाम एक थे बहुत रियासत बड़ा का। नाम थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के साथ उठने बैठने वाले आदमी थे। हर एक के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले होते थे। मुज़फ़्फ़राबाद शहर में अगर किसी को रहने की जगह नहीं होती थी, तो हनीफ लाला
का घर उसके लिए उसका घर होता था और वो उस वक्त तक वहां रह सकता था कि जब तक उसने मुजफ्फराबाद में ठहरना है। हनीफ लाला मुजफ्फराबाद की एक शान थे, पहचान थे। कोई शक नहीं है, और लाला हनीफ। उनका मैं समझता हूँ कि हनीफ लाला जैसे लोग जो है वो सदियों बाद पैदा होते हैं। वो वजीर जरूर थे लेकिन किसी को ये महसूस कभी नहीं हुआ कि हनीफ लाला जो हैं वो वजीर हैं या कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बल्कि हर बंदे को ये लगता था कि हनीफ लाला मेरा है और ना उनकी कोई बरादर है, ना उनका कोई मतलब किसी और लिहाज से कोई इख्तलाफ था। बड़े मुतवाज़न आदमी थे। फिर मलक अरफान साहब मुजफ्फराबाद से इलेक्शन भी लड़े और उनका एक बड़ा नाम था यहाँ पे। मुमताज गिलानी साहब, जवाद गिलानी साहब के वालिद साहब सीनियर वजीर भी रहे और उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर एक रवादारी और वफादारी की सियासत कायम की। और यही वजह है कि लोग, हर बंदे को ये लगता था, आवाम सोचते थे कि जो मुमताज गिलानी साहब हैं वो मेरे हैं, गुजर सोचते थे मेरे हैं, सईदों के तो वो वैसे भी थे, भट्टी, शेख, मुगल, अब्बासी, हर एक को ये लगता था कि वो हमारे हैं। और आसफ गिलानी साहब, ये जो इफ्तिखार गिलानी साहब हैं उनके वालिद साहब हैं मेरे हाल में। तो इनका मुजफ्फराबाद में बड़ा नाम रहा और इन्होंने मुजफ्फराबाद के लोगों के साथ बड़ी मोहब्बतें बांटी। और ये वो बड़े बड़े नाम हैं कि जिन्होंने इस मुजफ्फराबाद शहर को पूरे आज़ाद कश्मीर की मां बनाया था। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अब हम में मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो उनके बाद आने वाली जो लाट है तो वो उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इस मुजफ्फराबाद को पूरे आज़ाद कश्मीर में उसी तरह लोगों के लिए दारुल अमान बना के रखेगी जिस तरह मुजफ्फराबाद का एक करैक्टर बनता है। कि गुलाम अल्लाह साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत अच्छे कुछ चीज़ें हम छोड़ गए थे जो वो आपने उसको कवर कर दिया, बहुत शुक्रिया। ज़रा सियासत की तरफ आए। 2011 के इलेक्शन थे, 2016 के हुए, इनमें क्या पोजीशन है मुजफ्फराबाद शहर का? ये जो हल्का है, जहां तक हल्का नंबर 3 की और 2016 के इलेक्शन की बात है तो 2016 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख्वाजा फारूक अहमद साहब ने अगर आपके पास डिटेल्स हो तो मुझे 2011 के इंतखाबात की यहाँ से तफसीलात भी हमारे नाजरीन को बता दें। 2011 में 2011 की अगर मैं बात करूं तो ख्वाजा फारूक साहब, सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब, मुख्तार अब्बासी साहब नहीं थे, मुबारक हैदर साहब, नज़ीर सेनशाह साहब और मोहम्मद हनीफ अवान साहब और उस्मान अतीक साहब। उस वक्त जो मेन मुकाबला था वो उस्मान अतीक साहब यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था तो वो सपोर्ट कर रहे थे उस्मान अतीक साहब को। अब क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी मिलके इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इनका मदे मुकाबल, क्योंकि ये जो सीट थी तो ये राजा फारूक हैदर खान साहब की जीती हुई सीट थी। तो जब उन्होंने इस सीट को खाली किया, क्योंकि उन्होंने हल्का नंबर उस वक्त 5 था और आज मेरे हाल में 6 है, तो वहां से अपनी सीट को रखा। 2 जगहों से फारूक हैदर साहब जीते हुए थे। तो जो बाय इलेक्शन था तो उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब उम्मीदवार थे और उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार था। और मजे की बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक्तदार में थी और इक्तदार उनके पास था। यहाँ पे भी और मरकज में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में थी। आजाद कश्मीर में इसमें मैं वन लाइनर आपको एक पॉइंट ऐड कर दूं, हम उस इलेक्शन के नहीं शायद हैं। गुलाम अल्लाह साहब, हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत भी, मैं हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वहाँ की हुकूमत है, चूँकि वफाक का और हमारा और रिलेशन है, हुकूमत का और रिलेशन होता है। सो वहाँ की जो हुकूमत थी पूरी ताकत इस्तेमाल की वजीर उमूर कश्मीर ने। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा फारूक साहब थे जी उस वक्त जो बैठ गए थे उस्मान अतीक जी, यानी वजीर उमूर कश्मीर ने पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पूरी ताकत इस्तेमाल करके मुजफ्फराबाद शहर के अंदर उन्होंने कहा जी कि हमने यहाँ से अपना उम्मीदवार कामयाब करवाना है। तो वो ना हो सका वहाँ, यहाँ से अपोजिशन, चूँकि इस शहर का ये खासा भी रहा, ये हमेशा अपोजिशन में रहता रहा, मगर पिछले चंद सालों से शहर का ये खासा रहा है कि इस शहर ने कभी बाहर से बंदे को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने प्रैक्टिकल साबित किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ताकत में थी, पीपल्स पार्टी इक्तदार में थी, उसके बावजूद जो सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब कितने वोट लिए, तारीखी वोट लिए थे, कितने वोट, मतलब 2 जमातों ने मिलकर 13,770 वोट लिए थे। 2 जमातों और 2 हुकूमतों ने मिलकर की सूरत में वफाक का पूरा जोर था। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने पूरे मतलब फंड्स जो है वो लगाए हुए थे। और एक कुरैशी साहब थे कराची के पीपल्स पार्टी के, रिजवान कुरैशी साहब, वो आके रुखसाना बंगी साहब अभी एक होती थी, वो आके मुजफ्फराबाद में कोई 1 महीना बैठे रहे। तो उस वक्त में सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब ने तारीखी वोट 22,725 वोट, बड़ा वोट था ये। 2011 बाई इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ और वफाक की हुकूमत भी और आजाद कश्मीर की दोनों हुकूमतें लगी हुई थी। तो ये 2011 2016 और अगर हम 2016 के ऊपर चले जाएं, क्योंकि 2016 के इलेक्शन में
जो ख्वाजा फारूक साहब थे, जो पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, तो 2016 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे 2016 के इलेक्शन में, और उन्होंने 12,325 वोट लिए थे। अच्छा। 2016 के इलेक्शन में। और उनके जो मुकाबले में इलेक्शन था उसमें मुबारक हैदर साहब भी मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी, मतलब मुबारक हैदर साहब थे, सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उस इलेक्शन में मोहम्मद हनीफ अवान साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम थे, उससे कबल वो वजीर हुकूमत रह चुके थे, तो उन्होंने भी उस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार। ठीक है। और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ये भी है कि उनका कहीं उस वक्त में इत्तेहाद हो गया हुआ था इफ्तिखार गिलानी साहब के साथ अंदरूने खाना, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो उस वक्त मेरे ख्याल में ख्वाजा फारूक साहब को हराना चाहते थे, क्योंकि ख्वाजा फारूक साहब ने उनके टिकट के ऊपर शायद खून मारा था। तो उस सिलसिले में जो हनीफ अवान साहब हैं, उन्होंने 4,167 वोट लिए थे 2016 के इलेक्शन में। और जो ख्वाजा फारूक अहमद खान साहब हैं, उन्होंने 12,325 वोट लिए थे। अच्छा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे। और जो सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब हैं, इन्होंने 20,932 वोट लिए थे। 20,932 वोट 2016 के इलेक्शन। अच्छा, बड़ा वोट लिया है। और अगर हम इसी को ले जाए 2021 के इलेक्शन के ऊपर, तो 2021 के इलेक्शन क्योंकि काफी क्रूशल था, बहुत सारे नए खिलाड़ी भी ग्राउंड में आ चुके थे, और एक नया नाम जो है वो मुख्तार अहमद अब्बासी साहब की सूरत में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रातों रात मुजफ्फराबाद शहर के नताइज को तब्दील करके रख दिया। उन्होंने उन लोगों को उनकी पोजीशन से उखाड़ दिया जो बहुत बड़े नजरियाती और अपने आप को बहुत सारी चीजें समझते थे, और उन्होंने जो अपनी बोरी साथ लाए हुए थे, तो सुना है उसका मुंह उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया। बिल्कुल, ये हमने भी तो सुना। बदकिस्मती से किसी तरह से वो पीछे रह गए। तो अगर हम 2021 के इलेक्शन की बात करें, तो उसमें ख्वाजा फारूक साहब उम्मीदवार थे, सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब उम्मीदवार थे, मुख्तार अहमद अब्बासी साहब उम्मीदवार थे, मुबारक हैदर साहब जो हैं वो उम्मीदवार थे। तो क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट था वो मुबारक हैदर साहब के पास था, क्योंकि मुख्तार अहमद अब्बासी साहब जो हैं ये उस वक्त बज़ाहिर तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे, लेकिन इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था तो वो आज़ाद इंडिपेंडेंट का इलेक्शन लड़ा था, कि उनको लगता था कि आज़ाद हैसियत में वो बेहतर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम मुबारक हैदर साहब और पीपल्स पार्टी की बात करें, तो पीपल्स पार्टी ने 6,541 वोट लिए थे 2021 के इलेक्शन में। और अगर हम मुख्तार अहमद अब्बासी साहब की बात करें, मैं समझता हूँ कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर से, पहली दफा वो इलेक्शन लड़ रहे थे, 10,000 वोट, बड़ा वोट होता है। उन्होंने तारीखी वोट लिया। मैं समझता हूँ कि जब आपका जीतने वाले उम्मीदवार और आपके दरमियान में फर्क 2,000-3,000 का हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई फर्क नहीं होता। तो उन्होंने 10,840 वोट लिए थे, नहीं 10,529 वोट लिए थे ख्वाजा मुख्तार अहमद अब्बासी साहब ने। और अगर हम सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब की बात करें, क्योंकि उनका जो बैक रिकॉर्ड है कि 2011 के इलेक्शन में उन्होंने 22,000 वोट लिए, 2016 के इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन 20,900 21,000 वोट लिए, और 2021 के इलेक्शन में उन्होंने 10,840 वोट लिए। मीन्स के जो मुख्तार गिलानी साहब हैं 10,000 वोट, मुख्तार अब्बासी साहब नहीं इफ्तिखार गिलानी साहब, उनका 10,000 वोट कम हुआ पिछले अदवार को अगर हम सामने रखें। और यहाँ से ख्वाजा फारूक अहमद साहब जो बीच में डिप्टी वजीर आजम भी रहे, उसके अलावा महकमा लोकल गवर्नमेंट के वजीर, सीनियर वजीर भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे, बड़े ताकतवर वजीर भी रहे। 13,597 वोट लिए टोटल, और टोटल ये, और ये तकरीबन कोई 2,000-2,500 वोट की लीड से जीते थे इफ्तिखार साहब से और मुख्तार अब्बासी साहब से। ये था आज़ाद कश्मीर के अंदर। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछूंगा कि ख्वाजा फारूक साहब क्या जिस तरह मुजफ्फराबाद के शहरियों की आवाम की तवक्कुआत थी इलेक्शन जीत कर, उस पर पूरा उतर सके? रजा साहब, जहाँ तक ख्वाजा फारूक साहब की या अपनी जमात को उन्होंने जो उनकी ख्वाहिशात थी, तवक्कुआत थी, ख्वाजा फारूक साहब की बात है, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा फारूक साहब ने गेन करने के बजाय मतलब लॉस किया है। और ख्वाजा फारूक साहब की अगर कारकर्दगी आप मुजफ्फराबाद के शहरियों से पूछें, तो मेरे हाल में
उनके बारे में लोगों की अब वो राय नहीं है जो पहले थी। ये अलग बात है कि ख्वाजा फारूक साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पिछले 35-40 साल से ये असेंबली का हिस्सा है, लेकिन ख्वाजा फारूक साहब की पॉलिसियों से लोग बड़े खाइफ हैं। वो जेला के एक हमारे उम्मीदवार हैं, पता नहीं खुर्शीद, उनके कोई मतलब नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग मौजूद हैं वो समझते हैं कि ख्वाजा फारूक साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त था तो ख्वाजा फारूक साहब मुजफ्फराबाद के बजाय इंग्लैंड पहुंच गए थे और यहाँ से चले गए थे जब जरूरत थी। और उसके बाद भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो ख्वाजा फारूक साहब है उन्होंने मुजफ्फराबाद शहर के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे ये लगे कि वो वाकई जो सीनियर वजारत उनको मिली थी, जो उनको अपोजिशन लीडरी मिली थी, तो उन्होंने उसके साथ इंसाफ किया। बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे तो वो जदोजहद करते रहे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए। अजहर गिलानी साहब वगैरह, अंसर पीरजादा साहब, निशान हैदर साहब, ये वो लोग हैं कि जो मुजफ्फराबाद के बाहर से आके भी जो मुजफ्फराबाद के सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके साथ मिलकर जो है वो जदोजहद करते रहे। और अभी मेरे हाल में उनके बीच में मुझे कोई पता चला था बीच में कहीं कोई पार्टी के इख्तलाफात भी थे, लेकिन अब अब्दुल कयूम नियाजी साहब और ख्वाजा फारूक साहब के दरमियान जो इख्तलाफात है तो मेरे हाल में काफी हद तक कम हो चुके हैं। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पे क्योंकि हमने 2016 का इलेक्शन, 2021 के इलेक्शन को देखने के बाद मजमूई तौर पे अगर हम देखें इस वक्त तो मुजफ्फराबाद के अंदर फजा जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए, उस पर हम सर बाद में आते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बन रही है। अभी आपने ख्वाजा साहब से के हवाले से बात की कि पार्टी के हवाले से जो उन पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है यकीनन वो होंगे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे धड़ों से हमारी भी बात हुई, उनके भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है ख्वाजा फारूक साहब पे। मगर ख्वाजा फारूक साहब ने इन 5 सालों में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ जाके अवाम की खिदमत करने के बजाय सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, अपने एसेट्स को इंक्रीज़ किया, बहुत सारी मिलें लगाई, बहुत सारे अपने अजीज़ व कारब को भर्ती किया, अच्छी पोजीशन पे अपने जी पीटीआई के लोगों को नज़रअंदाज किया। ये उनको एक मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब के हवाले से एक मनफी जो बात है वो ये है कि ख्वाजा फारूक साहब ने बरादरीज़म की सियासत को मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर प्रमोट किया और आज़ाद कश्मीर भर के उनकी बरादरी के लोग जहाँ कहीं भी मौजूद हैं ख्वाजा फारूक साहब उनकी सरपरस्ती करते रहे और आज भी उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे हलकों के अंदर ख्वाजा फारूक साहब की मुदाखलत भी है और उसका जवाब भी बहुत सारे लोग आमदा इलेक्शन में ख्वाजा फारूक साहब को उनके हल्के के अंदर आके देंगे। उनकी कोशिश है साहब चूँकि ख्वाजा फारूक साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, रियासत के अंदर उनका एक अपना एहतराम मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली सियासी तौर पर वो चीज़ों को हासिल उस तरह नहीं कर सके, उन्होंने सियासी तौर पर अच्छा डिलीवर नहीं किया। तो हम आइंदा आने वाले इलेक्शन में देखते हैं कि अवाम उनके साथ क्या करते हैं। वैसे अपना गुलाम साहब ये बताइए, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए, सेरा तहरीक इंसाफ को ही जाता है जो कि उस वक्त यहाँ पे तनवीर इलियास साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पूरी एफर्ट्स के साथ तमाम अदारों ने उस पर अपना किरदार भी अदा किया। बल्दियाती इलेक्शन हुए मुजफ्फराबाद शहर में, रज़ा साहब बल्दियाती इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में हुए, मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है तो वहाँ तनवीर इलियास साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर उनको भी जाता है, क्योंकि इससे कबल भी अदालत डायरेक्शन देती रही है, बहुत सारी जगहों पे बात होती रही, लेकिन कोई भी बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। और ये कड़वा घूंट जाके सरदार तनवीर इलियास साहब ने पिया और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन तो करवा दिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनकी हुकूमत खत्म हो गई। वरना शायद ये जो आज अख्तियारात का रोना रोया जा रहा है, फंड्स का वावेला है, बल्दियाती नुमाइंदगान इलेक्शन जीत कर तो आगे, लेकिन उनके हाथ पले कुछ भी नहीं है। तो अगर तनवीर इलियास साहब होते, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, तो यकीनी तौर पे उनका ये मसला आज तक हल हो चुका होता। अगर हम मुजफ्फराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की बात करें तो मुजफ्फराबाद के अंदर 36 वार्ड है, ठीक है, और 2 यूनियन कौंसिल हैं। और अगर हम यहाँ से तनासब को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता जो इलेक्शन है बल्दियाती इलेक्शन, उसमें 18 वार्ड में जो है वो कामयाबी हासिल की। जो मुस्लिम लीग नून है उसने 21 वार्ड में कामयाबी हासिल की। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो उसने 11 जो वार्ड मेंबर हैं तो वो बनाए, और दो जो हैं 11 तो 2 इंडिपेंडेंट जो हैं वो जीते थे, जो बाद में मेरे हाल में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे। 60,000 इस जो
सिटी है इसका वोट है। और इसमें अगर हम मेयर और डिप्टी मेयर की बात करें तो जो इस वक्त मेयर है मुजफ्फराबाद के सिकंदर गिलानी साहब, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो क्योंकि मुजफ्फराबाद के गिलानी खानदान को मतलब ऐड कर रहे हैं इस वक्त बहुत सारे मामलात में। मेरे हाल में ये मुजफ्फराबाद मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और मुस्लिम बड़े लीग नून से अच्छे ताल्लुक है और बड़ा एनर्जेटिक इनके खानदान का बड़े कंट्रीब्यूशन है इनके वालिद साहब मेयर रहे मुजफ्फराबाद में। और यहाँ से जो डिप्टी मेयर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीला के खालिद अमान साहब वो बने। और ये एक फार्मूले के तहत दो पार्टियों ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में जो चीजें हैं उनको बैलेंस करने के लिए पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए मैच फिक्सिंग ग्राउंड से बाहर करने के लिए उन्होंने मिल के एक फार्मूला तय किया था कि मेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून का और डिप्टी मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का। तो इस लिहाज से तरह जो है वो उनके जो इस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर हैं तो वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के। और सर मुझे यहाँ पे आप ये बताएं कि अभी इलेक्शन सर पर है सर, मुजफ्फराबाद सिटी के इस हल्के के अंदर आप मुकाबला किन टॉप 3 के दरमियान देखते हैं? यह सिचुएशन ओवरऑल, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। रजा साहब, मुजफ्फराबाद की अगर हम सियासत की बात करें, यहाँ के रात और दिन का पता नहीं होता। वो कहते हैं मुजफ्फराबाद का मिजाज अपना है, एक अनोखा सा मिजाज है। और मुजफ्फराबाद हमेशा फैसला वक्त आने पे और बहुत देर से, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आपको बहुत पहले मुजफ्फराबाद का पता चल जाएगा कि अलबत्ता यहाँ पे अगर हम सियासत की बात करें तो मुजफ्फराबाद शहर के ऊपर इस वक्त मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी ग्रिप बहुत मजबूत है। और उसके हवाले से ये भी सुनने में आया कि अंजुम जमान आवान है जो मुजफ्फराबाद सिटी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो यकीनी तौर पे एक मजबूत उम्मीदवार की सूरत में मुजफ्फराबाद से लीड करेंगे और उनकी पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। अगर आ जाऊं मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो धड़े हैं और दोनों धड़े इस वक्त एक दूसरे को फतह करने में मसरूफ है। एक धड़ा है मुबारक हैदर साहब का, जो कहते हैं कि हमारा नहीं जो है पीपल्स पार्टी वाले, जो जदीद पुश्ती पीपल्स पार्टी के मुजफ्फराबाद मुबारक हैदर के वालिद साहब भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानियों में आजाद कश्मीर के अंदर से ही मुबारक साहब भी है। ये पूरा एक जो ग्रुप है, तो इन्होंने तो पीपल्स पार्टी को हमेशा एक मतलब संभाल के रखा है मुजफ्फराबाद के अंदर। लेकिन जहाँ ग्रुपिंग की बात है तो वहां पे मुबारक हैदर साहब जो है इनको चौधरी लतीफ अकबर साहब जो है उनकी सपोर्ट हासिल है। और चौधरी लतीफ अकबर साहब की तो मैं ना भी कहूँ तो फिर भी हासिल है, क्योंकि मुजफ्फराबाद सिटी को आप की अगर आप बात करें तो आप लतीफ अकबर साहब को कभी भी माइनस नहीं कर सकते। और अगर मैं आज आपको ये कहूँ कि मुजफ्फराबाद शहर में हनीफ अवान साहब की सियासत को मतलब बीच वो कहते हैं मंजार के लाके अगर किसी ने खड़ा किया तो वो लतीफ अकबर साहब है। पता नहीं क्यों उनको लतीफ अकबर साहब के हनीफ अवान साहब के साथ कोई प्रॉब्लम थी। और हाँ, दूसरी बात कर रहा था, तो अगर दूसरे धड़े की बात करूं तो वो मुख्तार अब्बासी साहब का ग्रुप है, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में 10,000 से ज्यादा जायद वोट वो ले चुके हुए। और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। और पीपल्स पार्टी में वो सिर्फ शामिल नहीं हुए बल्कि बहुत बड़े एजाज और मामलात वाकयात चीज़ों के साथ वो शामिल हुए। और जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा के साथ जाके उन्होंने मालाएं पहनी। तो फिर आपको समझ आना चाहिए यकीनी तौर पे वो बहुत बेहतर पोजीशन में। टिकट के हवाले से मुख्तार अब्बासी साहब को जो है वो आपके जो वजीर आज़म है फैसल मुमताज राठौर साहब वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के के अंदर टिकट जो है वो मुबारक हैदर साहब को देती है या मुख्तार अब्बासी साहब को देती है। अब जब तक इस टिकट का फैसला नहीं हो जाता तो आपको चीजों का तयन नहीं हो सकता। और अगर हम यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये शहर जो है इस आमदा इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत साजगार था और बहुत बेहतर था। लेकिन इस वक्त जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मूवमेंट मुजफ्फराबाद के अंदर है, और अंजुम जमान साहब की अगर मैं बात करूं जिनका मैंने आपको कहा कि बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, ये मुस्लिम लीग नून सिटी के सदर हैं जी। और क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में जब ये गए तो फिर उन्होंने महसूस किया कि ये मुस्लिम लीग नून को और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जॉइंटली जो है ना वो नहीं चला सकते, और दोनों को
के दरमियान जो है क्योंकि जो नजरियाती और दीगर चीज़ों के फासले हैं तो वो उसको काम नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया। तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पे बड़ी मजबूत थी और अब क्योंकि कुछ जो राजा साकब मुजीद साहब है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। उसके बाद मुजफ्फराबाद के अंदर एक ख़ास तबका जो है वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ। मुजफ्फराबाद शहर के अंदर चीज़ों को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक नफरत की फजा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे फिर अंजुम जमान अगर इलेक्शन में आते हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी, और अगर वो ये बयानिया डेवलप करने में कामयाब नहीं होते तो मेरे ख्याल में जो आमदा इलेक्शन है उसमें मुख्तार गिलानी साहब, मुख्तार अब्बासी साहब और इफ्तिखार गिलानी साहब और अंजुम जमान साहब जो है, ये इन तीनों का कांटेदार तीनों का मतलब बहुत जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। तो मुख्तार अब्बासी साहब को अगर टिकट नहीं मिलता है तो मेरे हाल में वो आज़ाद इलेक्शन में जाएंगे। अगर आज़ाद इलेक्शन में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी सर्वाइवल नहीं कर सकेगी, फिर नून लीग और एक्शन कमेटी आपस में आमने सामने आएंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि कुछ तस्वीरें वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो इस वक्त माहौल है तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इन दो के लिए। गुलामुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे गुलामुल्लाह अवान साहब जो मुजफ्फराबाद सिटी हल्का 3 के हवाले से अपना तजिया पेश कर रहे थे। जब तक इस हल्का के अंदर तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती उस वक्त तक किसी के हवाले से आत्मी बात न की जा सकती, जो कि आत्मी फैसला आवाम ने करना है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।